हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि स्कूल्स में 12th की पढ़ाई तो स्टार्ट हो चुकी है, 10th का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। अब 10th पास आउट करके भी बच्चा 11th में आएगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहेगा कि किस सब्जेक्ट को किस स्ट्रीम को ऑप्ट करा जाए। तो जो भी स्ट्रीम आप ऑप्ट करें 10th से पास आउट होने के बाद 11th में, उसे बड़े ध्यान से और जिसमें आपका इंटरेस्ट लाई करता है अपना डिसीजन लेते हुए करें, क्योंकि हर बच्चे का अपना अपना कैलिबर होता है, अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। तो उसी हिसाब से अपनी स्ट्रीम को ऑप्ट करें। वैसे तो कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम, इन तीनों स्ट्रीम में से आपको एक स्ट्रीम ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलता ही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस स्ट्रीम में आपको अपना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस हो और लगता हो आपका एक गोल सेट हो, और उसी हिसाब से स्ट्रीम ऑप्ट होनी चाहिए। किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी खुद का डिसीजन होना चाहिए कि भाई मुझे ये स्ट्रीम लेनी है, मेरा ये ऑब्जेक्ट है, विज़न है। तो ये सब बातें देखते हुए आपको स्ट्रीम ऑप्ट करनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है 11th क्लास अकाउंट्स का हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स ऑफ डेबिट के रिलेटेड। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच से बेस्ड क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि मॉडर्न अप्रोच पे बेस्ड है। तो मॉडर्न अप्रोच पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक निमोनिक, हर चीज़ का एक निमोनिक अपना होना चाहिए, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। L stands for liabilities, A stands for assets, C stands for capital, R stands for revenue and E stands for expenses। मैं लिख देता हूँ, L का मतलब liabilities से है, A का मतलब assets से है, C का मतलब capital से है, R का मतलब revenue से है और इसका मतलब expenses से है। तो जब मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करता हूँ तो मॉडर्न अप्रोच में यानी कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशंस हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें अकाउंट को 5 पार्ट में बांटा गया है। लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। इनका एक रूल है, लायबिलिटी जब हमारी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। इसी तरह एसेट्स जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। रेवेन्यू जब हमारा इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू आर फ्री टू कनेक्ट विद मी और यू कैन फील फ्री योरसेल्फ टू मेक कमेंट ऑन माई चैनल। सो ये हमारी कुछ अप्रोचेज़ हैं। इसके बाद हमने में 4 क्वेश्चंस फिर अमाउंट करे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब बेसिकली कॉमर्स के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स वर्ल्ड को फेस करना ही पड़ता है। तो हमारा अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स का मतलब होता है अकाउंट इज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जितने भी हमारे लेन देन होते हैं, जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को एक पर्टिकुलर हेड में, उन इवेंट्स और ट्रांजेक्शन को पर्टिकुलर हेड में रखना अकाउंट कहलाता है। अकाउंट इज ए समराइज रिकॉर्ड, अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड है ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटेड टू पर्टिकुलर हेड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन ए प्रॉपर साइज। तो सबसे पहले मुझे टी शेप अकाउंट बनाना है। फर्नीचर का मुझे टी शेप अकाउंट बनाना है। ये मेरा फॉर्मेट हो गया स्टूडेंट्स। पर्टिकुलर्स, ER अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ER अमाउंट। अब जैसे कि फर्नीचर मेरी एसेट्स होती है तो एसेट्स का रूल मैंने आपको बता ही रखा है
कि कोई भी एसेट जब इंक्रीज होती है तो रिकॉर्डेड होती है डेबिट साइड में, तो यहाँ लिख दीजिए इंक्रीज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, और यहाँ लिख दीजिए डिक्रीज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख लिया। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन को पढ़ना है। फर्नीचर परचेज, जब फर्नीचर मैं परचेज करता हूँ तो इंक्रीज इन एसेट्स है, तो यहाँ लिख दीजिए टू कैश और ब्रैकेट में फर्नीचर 50,000, फिर है फर्नीचर परचेज, फिर टू कैश फर्नीचर लिख दीजिए, वैल्यू है 15,000, फिर है डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, ये फर्नीचर की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, तो यहाँ लिख दीजिए बाय डेप्रिसिएशन, वैल्यू है 3,000, फिर फर्नीचर सोल्ड करा, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट फर्नीचर सोल्ड, ठीक है। अगर मैं फर्नीचर सोल्ड करूँगा तो एंट्री मेरी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो कैश अकाउंट में फर्नीचर बाय कैश फर्नीचर सोल्ड, इसकी वैल्यू है 10,000, फिर है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, इससे भी मेरी मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, तो बाय ओल्ड फर्नीचर, अब मैं इसको बैलेंस करूंगा। बैलेंस हमेशा डबल लाइन से होना चाहिए। 65,000 ये आ गया बाई बैलेंस CD 000 5 और 3 8 में क्या जोड़ूं कि नियरेस्ट 5 आ जाए, 8 और 7 15, 1 कैरी 2 में क्या जोड़ूं कि नियरेस्ट 6 आ जाए, 4 47,000, राइट। CD का मतलब आपको पता ही है, कैरी डाउन, यहाँ पे बैलेंस BD का मतलब ब्रॉड डाउन, $47,000, ये आपका आंसर होगा। यानी कि कोई भी एसेट्स अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करा जाएगा, और डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा जाएगा। फर्नीचर परचेज इंक्रीज इन एसेट्स है, डेबिट में। फर्नीचर परचेज अगेन इंक्रीज इन एसेट्स से डेबिट में। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एसेट्स को डिक्रीज करेगा, इसलिए क्रेडिट में। फर्नीचर सोल्ड फर्नीचर एसेट्स को डिक्रीज करेगा, इसलिए क्रेडिट में। और ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड यही फर्नीचर को डिक्रीज करेगा, इसलिए क्रेडिट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी 3 क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करते हैं। आज की क्लास को मैं यही कंप्लीट करता हूँ, और थोड़ा सा किसी इशू की वजह से मैं आज क्लास को ज़्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। सो इसके रेस्ट में कल जो ये 2, 3, 4 हैं, इसे हम कल कंप्लीट करेंगे। सो अपने चैनल अकाउंटेंसी विद क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फील फ्री टू मेक कमेंट ऑन माई चैनल, यू आर फ्री। सो आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। ये 3 क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, गुड लक, थैंक यू सो मच।